साथियों नमस्कार, धीरेन्द्र कुशवाहा आपका स्वागत करता हूं चैनल पे। कल रमेश सर का वीडियो आ गया था, आप सब डिमांड कर रहे थे और आज मैं थोड़ा बाहर प्रकृति की गोद में आके वीडियो बनाना चाहता हूं। कुछ पॉइंट शेयर करूंगा आपके साथ। वीडियो लंबा होगा, वीडियो पूरा देखिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने का एक और कारण साथियों, देखिए बीएड वाले हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करते हैं कि तुम्हारे सब्सक्राइबर नहीं हैं तो तुम क्या जानकारी दोगे। तो इसका जवाब देना आपका काम है, आप जानिए। बाकी आप सब्सक्राइब नहीं भी करेंगे तब भी हम जानकारी देंगे यदि आप चाहेंगे तो, क्योंकि हमारा उद्देश्य सब्सक्राइबर और व्यूज का नहीं है, आप तक सही जानकारी पहुंचाना है। देखिए वीडियो लंबा खिंच सकता है क्योंकि हमने बहुत 3-4 पेज की समरी बनाई है। इतना बड़ा वीडियो रमेश सर ने भी समझाने का प्रयास किया, लेकिन 2 ढाई घंटे की पूरी सुनवाई को समराइज कर पाना इतना आसान नहीं होता 10-15 मिनट के वीडियो में। उन्होंने कुछ पॉइंट बताए हैं, हो सकता है उनसे कुछ मिस हुए हों तो उनको मैं साथ में लूँगा, क्योंकि मैंने उनका वीडियो देखा, बहुत अच्छा उन्होंने वीडियो बनाया है, समझाया है। पर कुछ चीज़ें इतनी लंबी सुनवाई में छूट जाती हैं और उनको मैं आपके साथ साझा करूँगा साथियों। देखिए सबसे पहले क्या होता है, विज्ञान साहब जी जब बोलना शुरू करते हैं तो वो सबसे पहले ही इस बात को रखते हैं कि जो भर्ती है मध्य प्रदेश की वो सब्जेक्ट टू आउटकम है। आप लोग कई बार कह रहे थे वो सब्जेक्ट टू आउटकम का डिस्कशन नहीं होता है। सबसे पहले वो इसी चीज़ को बताते हैं कि जो यहाँ की भर्ती है वो सब्जेक्ट टू आउटकम है। भले ही भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई है लेकिन सब्जेक्ट टू आउटकम है। ये सब वो थोड़ा सा विधिवत चीज़ों को बताते हैं। इसके बाद घड़ियाल जी आते हैं, वो छत्तीसगढ़ और बिहार का मैटर रखते हैं। छत्तीसगढ़ वाले मामले में बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाओ। इसका मतलब कि 11 अगस्त से फैसला लागू होगा। वो इस चीज़ को प्रूव करना चाहते हैं कि फैसला 11 अगस्त से लागू होगा। यहाँ पे सबसे पहले इस पॉइंट पे वही प्रूव करना चाह रहे थे, तो इसलिए बताते हैं कि छत्तीसगढ़ पे भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है। बिहार वाले मामले में सरकार पार्टी नहीं थी, सरकार को प्रेस नहीं किया है कि नहीं तुम अपने जो भर्ती नियम है उस पर बदलाव करो। मतलब यहाँ पर घड़ियाल जी का कहने का मतलब ये था कि यदि बिहार सरकार ने नियम बनाया है बीएड को लेने के लिए तो वो 11 अगस्त के फैसले से उन्हें प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो पहले से भर्ती प्रक्रिया दी है। ये सारी चीज़ें घड़ियाल जी रखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा फिर विज्ञान साहब जी कमेंट करते हैं कि मध्य प्रदेश के मामले को साथ में लेकर के रिलेट करके, चूँकि लोगों की आईए गई थी और वो तो बहुत बड़ा मुद्दा अपने लिए है, उसको रिलेट करके जो जितनी भी आईए हैं, जितने भी पार्टी लोग बने थे उन सबको एक साथ डिस्पोज किया गया है 11 अगस्त को। उन सारे मामलों को सॉल्व कर दिया गया एक साथ। घड़ियाल जी फिर बोलते हैं कि यहाँ पे जो बिहार के सर्विस रूल हैं, बिहार के जो टीचर भर्ती के सर्विस रूल हैं, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के जो 3 जजों की बेंच का ऑर्डर है छत्तीसगढ़ के लिए, उस पर उन्होंने इस चीज़ का डिस्कशन नहीं किया है। ये सारी चीज़ें घड़ियाल जी फिर रखना शुरू करते हैं। इसका आगे जवाब उन्हें मिलेगा अभी। और बताते हैं कि बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बाइंड नहीं किया इस चीज़ को लेकर के। अब इसके बाद जो जस्टिस हैं श्री लागू जी, वो सीधे आते हैं कि आप अपने आईए पर बात करो। साथियों हम कह रहे थे बार बार ना इनकी आईए खारिज हो जाएगी, ये हो जाएगी। वो हमारा एक तरह का स्ट्रेटजी थी, हम नहीं चाहते थे कि इनकी आईए खारिज हो। वो सारी चीज़ें आप भविष्य में परिणाम देखिएगा। वे हम इनको एक तरह से, ठीक है वीडियो वगैरह में बोलते थे, चूँकि ऐसा मैटर हो गया था आईए के मामले में, खारिज भी हो सकती थी, बट उस पर इन्होंने क्या किया जो है तो कुछ सुप्रीम कोर्ट के पुराने जजमेंट वगैरह ला के बताए कि मटेरियल फैक्ट नहीं था वहाँ। मटेरियल फैक्ट से मतलब ये है कि जो मध्य प्रदेश की भर्ती का जो रूल रेगुलेशन था उसके बारे में वहाँ पे ज़्यादा चर्चा नहीं हुई थी। वहाँ पे एनसीटी के गजट और राजस्थान हाई कोर्ट के जजमेंट के मेरिट पर बात होकर के मामले को डिस्प्यूट किया गया था और बीएड को इनएलिजिबल बताया गया था प्राइमरी के लिए। लेकिन मध्य प्रदेश का जो सर्विस रूल है उस पर चर्चा करना, उन्होंने कहा कि हम चर्चा करेंगे, तो इसलिए उस मटेरियल फैक्ट को मानते हुए मान लिया कि चलो और चर्चा करो। पर मध्य प्रदेश का सर्विस रूल कहाँ से प्रभावित है वो सारी चीज़ें भी आगे निकल करके आएंगी। और फिर ये सारी काफ़ी लगभग आधे घंटे का समय लगता है। इसके बाद जज कह देते हैं कि चलो ठीक है एक्सेप्ट कर लिए, पर इसके बाद उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट वगैरह की, माफ़ी मांगी, एक्सेप्ट कर लिया। कोई बात नहीं, ठीक एक्सेप्ट कर लिया, आप पार्टी बनो, अपनी बात रखो, कल के लिए आपका मुंह बंद रहे ताकि कहीं आप बोल ना पाओ कि हमने अपनी बात नहीं रखी थी। उसके बाद सीधे उनको बिठा देते हैं कि आप लोग पार्टी नहीं हो, आप लोग इंटरमेनर हो, बैठ जाओ। विज्ञान साहब जी को फिर मौका मिलता है बोलने के लिए, वो अपना पक्ष रखने के लिए क्या कैसा कौन कौन सी चीज़ें चैलेंज थी। अब यहाँ शुरू होती है बात मेरिट पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे, और पहले मध्य प्रदेश की उस पूरे क्रोनोलॉजी पर बात होती है कि क्या क्या चीज़ें चैलेंज थी। तो वो बताते हैं कि चैलेंज क्या।
सबसे पहले बताते हैं कि मध्य प्रदेश में जो 28 जून 2018 का एनसीटी का गैजेट है वो आप माननीय लॉर्डशिप आपके सामने जो है तो ये चैलेंज हो चुका था, पहले ही चैलेंज हो चुका था। फिर यहाँ पे थोड़ा सा जो है तो रूपराज जी खड़े होते हैं और खड़े होकर वो कहते हैं कि ये जो कुछ बताना चाहते हैं एनसीटी के बारे में, लेकिन यहाँ पे सीधे कह देते हैं, यहाँ पे माननीय जस्टिस सी लागू जी कह देते हैं आप बैठ जाओ, आप सुप्रीम कोर्ट से होकर के आए हो, उस पर आप बात ना करो, हम वहाँ की बात कर रहे हैं, वहाँ का आप बात ना करो, यहाँ हम बात करते हैं कि इनमें क्या क्या चैलेंज है उसको, क्योंकि जो पिटिशनर है उसका पक्ष तो पहले सुना जाएगा ना, क्योंकि पिटिशनर है, उसने याचना की है कोर्ट के सामने, न्याय देना कोर्ट का काम है। तो यहाँ पे एक सख्त टिप्पणी करते हैं कि यदि एनसीटी का गैजेट नहीं बचा है तो नियुक्ति किस काम की आपकी। विज्ञान सहाय जी ने सुनवाई के दौरान कहा कि कोई भी अंडर प्रोसेस, और बताते हैं सारी चीज़ें कि ये जो जितनी भी भर्तियां थीं, मध्य प्रदेश हो चाहे कोई भी स्टेट हो, जो भी अंडर प्रोसेस भर्तियां थीं वो सब भर्तियां एक बार सुप्रीम कोर्ट ने मौका दिया था सबको पार्टी बनने का, और जो लोग पार्टी बन गए थे सबको इसके अध्याधीन करके इसके फाइनल आउटकम के आधार पर कर दिया था। वही चीज़ बताना चाह रहे थे कि ये पार्टी बने थे और पार्टी बने हैं, बैठे रहो यहीं पे पार्टी बन के, लेकिन ये सारी चीज़ सुनो कि तुम वहाँ गए थे और तुम्हारे मामले को साथ में सारी चीज़ों के साथ ऐड करके डिस्पोज कर दिया गया है। डिस्पोज कर दिया गया। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने अपने अगस्त वाले ऑर्डर में कहा था कि जिन्हें पार्टी बनना है बन जाओ अक्टूबर तक, लेकिन जो भी इसका फाइनल आउटकम होगा उससे सब लोग प्रभावित होंगे। तो एक तरह से मतलब सीधे सुप्रीम कोर्ट से आए हैं तो उनको सीधे हम अटैक कर रहे हैं कि आप वहाँ से आए हो तो आप हारे हो, उनका पीछा नहीं छोड़ेगी। वो आईओ जो लगी थी वो आईए इनका भी पीछा छोड़ने वाली नहीं है किसी भी हद तक, और वो अंतिम में फाइनल जो ऑर्डर आएगा हाई कोर्ट का उसमें होकर के भी आएगी। और फिर विज्ञान साहब जी बताते हैं कि एमपी का जो सर्विस रूल है 2018 का शिक्षा कैडर का जो रूल है, शिक्षक भर्ती का नियम है, वो भी 13,768 वाली याचिका जो शुरू में लगी थी उसमें चैलेंज है। उसके बाद हमारी जितनी कनेक्टेड याचिकाएं हैं सब में ये सारी चीज़ें चैलेंज हैं, पर सबसे पहले जिस पे चैलेंज हुआ उस पर बात होती है, और बाकी भी याचिकाएं उतनी ही मजबूत हैं। 595 भी उतनी मजबूत है क्योंकि वो नियुक्ति से पहले लगी थी, लेकिन जो शुरू में लगी थी उस पर ज़्यादा चर्चा हो रही है। इसके बाद सीधे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे आते हैं, मेरिट पर बात होती है। विज्ञान साहब जी बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की कुछ लाइनें पढ़ते हैं जजमेंट की, सीधे कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि हमने इस फैक्ट को अच्छे से एग्जामिन किया है और समझा है, और हम इस निर्णय पर पहुंच गए हैं कि बीएड जो है प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है, सिर्फ 2 वर्ष का डिप्लोमा ही प्राइमरी के लिए एक एलिजिबल कोर्स है, और साथ में राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को अपहोल्ड किया है, ना कि उसको स्टे देकर के नए तरीके से फैसला दिया है। इस तरह से वो चीज़ों को बता देते हैं। उनका ये बताने का साथियों मतलब क्या, बताने का मतलब ये है कि बीएड एलिजिबल नहीं है, साथ में जो राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला है वहाँ से ये चीज़ें रद्द मानी जाएंगी, क्योंकि उसको अपहोल्ड किया है 25/11/2021 से। क्योंकि जो ये बात कर रहे थे ना शुरू से, ये फैसला 11 अगस्त से प्रभावी होना चाहिए, वो छत्तीसगढ़ बिहार वाले मैटर में ऐसा भर्ती प्रक्रिया चल रही है, वो यहाँ भी ऐसा मामला चल रहा है, उन सारी चीज़ों का यहाँ से खंडन होना शुरू होता है। इसके बाद आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में मणिपुर स्टेट वर्सेस सूरज कुमार ओंकार वर्सेस मणिपुर स्टेट वाले का वो फैसला उसमें दिया गया है कि यदि कोई भी कोर्ट किसी कानून को रद्द करता है तो उस दिन से वो रद्द माना जाएगा। तो वो इसी चीज़ को पूरा एक्सप्लेन करके बताते हैं। वो जो मणिपुर वाला मैटर सुप्रीम कोर्ट आया था, उसका जो फैसला आया था, उस पूरे केस को एक्सप्लेन करके बताते हैं कि सर ये कैसे कैसे चीज़ों को बताया गया है, इसलिए वो चीज़ को प्रूव कर देते हैं। ये फैसला 25/11/2021 से ही लागू होगा। इसके बाद एक कदम और आगे बढ़ते हैं, वो मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट जो भाग 3 है संविधान को, उसकी बात करते हैं। उसके तहत यदि किसी कानून को रद्द माना जाएगा तो वो रेट्रोस्पेक्टिव होगा, इस चीज़ को भी बात करते हैं। मतलब आप यदि इसको रेट्रोस्पेक्टिव मान लो और नहीं तो 25/11/2021 है ही, और 25/11/2021 से एक दिन भी इधर नहीं, 26/11/2021 भी नहीं। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से माननीय जजेस के सामने अपने लॉयर जो है विज्ञान साहब जी बहुत अच्छे से रखते हैं। कुल मिला के वो सारा यदि समराइज करें विज्ञान साहब जी की बातों को, तो विज्ञान साहब जी कहने का मतलब ये है कि मध्य प्रदेश में 13,768 वाली जो याचिका लगी है उसमें एनसीटी का गैजेट, मध्य प्रदेश के सर्विस रूल, शिक्षा कैडर के 2018 के जो बने हुए थे, वो सारी चीज़ें चैलेंज हैं। और वो चैलेंज होने के साथ साथ ये फाइनल आउटकम पर है। फाइनल आउटकम आ गया है। फाइनल आउटकम किस तरह से आया है, जोधपुर के हाई कोर्ट को के फैसले को अपहोल्ड किया है, ना कि स्टे करके अपने आधार पर दिया है। साथ में उन्होंने वो तो बताया ही कि कोर्ट के रद्द करने के दिन से लागू होगा, साथ में रेट्रोस्पेक्टिव वाला फैक्ट जो आया था संवैधानिक पीठ का, उसको भी बता दिया कि किसी भी हाल में यदि किसी के फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो वो कानून
उसी समय से रेट्रोस्पेक्टिव जो है तो रद्द माना जाएगा, अपने पूर्ववर्ती प्रभाव से शून्य माना जाएगा जिस दिन से वो बना था। यहाँ से विज्ञान सहाय जी अपनी बात पूरी कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरा ओवरऑल मैटर को समझा दिया कि मध्य प्रदेश का जो शिक्षा भर्ती कैडर का जो रूल 2018 का है वो एनसीटी के रूल के आने के बाद आया, क्योंकि 28/6/2018 को एनसीटी का आया। फिर मध्य प्रदेश का जो गैजेट साथियों जारी होता है वो जुलाई में जारी हुआ था, जुलाई 2018 में जारी हुआ था, और उसी आधार पर सारी चीज़ें हुई है। तो बता दिया कि ये एनसीटी के कारण ही आया है, और जब एनसीटी का गजट ही नहीं बचा है और इनकी भर्ती अंडर प्रोसेस थी, इनकी सभी प्रोसेस अवैधानिक हैं। रूपरा जी आते हैं, रूपरा जी वही कहानी शुरू करते हैं। यहाँ से सीधे उनको बुलाया जाता है कि आप अब अपनी बात रखिए कि आपका क्या पॉइंट है। तो बताते हैं कि मध्य प्रदेश में शामिल किया गया बीएड को वो ब्रिज कोर्स के आधार पर शामिल किया गया, मध्य प्रदेश का जो सर्विस रूल है उस आधार पर शामिल किया गया। और तब यहाँ पे जज की टिप्पणी आती है कि जब वो नोटिफिकेशन ही नहीं बचा है तो आपका किस काम का जो नौकरियाँ हैं, यहाँ पे थोड़ा माननीय जजेस को एक चीज़ क्लियर नहीं हुई थी। माननीय जजेस को ये लग रहा था कि सिर्फ बीएड वाले ही पूरी तरह से प्रेफरेंस वर्ड यूज करते हैं, तो शायद बीएड वाले ही क्या प्रेफरेंस के साथ आए हैं, नियुक्त हुए हैं, डीएड वालों की नियुक्ति नहीं हुई है। वो क्लियर करते हैं कि पात्रता परीक्षा हुई है, पात्रता परीक्षा में सब बैठे हैं, और पात्रता परीक्षा के बाद ही अब यहाँ पे रूपरा जी को बड़ी खुशी होती है कि चलो ये तो क्लियर हो गया कि पात्रता परीक्षा हम पास करके आए हैं। पर फिर एक टिप्पणी आती है कि आप पात्रता परीक्षा में तब बैठे हो ना जब एनसीटी का गजट आया था। यदि एनसीटी का गजट ना होता तो आप पात्रता परीक्षा में कैसे बैठते? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था, और यहीं पे वो फंस जाते हैं। साथ में भी जो अमेंडमेंट हुआ है मध्य प्रदेश के राजपत्र में कि अब पात्रता परीक्षा के बाद चयन परीक्षा होगी, फिर सारी चीज़ें होंगी, उसको भी रख करके बताते हैं कि हमारी वाली वो जो पात्रता परीक्षा है उसी के आधार पर चयन हो गया, हम मेरिट में आए हैं। बट माननीय जजेस को ये समझ में आ गया है कि कोई भी चीज़ जो मध्य प्रदेश के सर्विस रूल में आई है वो एनसीटी के गजट से प्रभावित होकर आई है, और एनसीटी का जो गजट है वो स्टैचुटरी बॉडी है, और वो क्या है, वो बाध्य है मानने के लिए, बाध्यकारी है, इसलिए मध्य प्रदेश ने भी माना है। लेकिन जब वो चैलेंज है, यहाँ पे जजेस, माननीय जजेस ने कहा कि जब वो चैलेंज है उसकी वैधानिकता है ही नहीं, आप परीक्षा में बैठे हो, आपकी सारी भर्ती आउटकम पे है, तो कैसे हम ये मान लें कि आप जो है तो आपकी नौकरी बची रहेगी। साफ साफ यहाँ पे शब्दों पे कहते हैं। फिर फाइनली बहुत सारी चीज़ें, और ये मध्य प्रदेश का सर्विस रूल अलग से आया है, ये सारी चीज़ें फिर से बताना शुरू कर देते हैं जजेस को, जो चीज़ें क्लियर हो गई। मध्य प्रदेश का सर्विस रूल बाद में आया है, और मतलब एनसीटी के गजट से उसको कोई मतलब नहीं है, ये सारी चीज़ें रखना शुरू कर देते हैं। तो माननीय जजेस सीधे कहते हैं आपके अपॉइंटमेंट को हम कैसे रखेंगे, है ना। यदि किसी के फंडामेंटल राइट को कर्टेल किया जा रहा है, कर्टेल मतलब कटौती, किसी के फंडामेंटल राइट में कटौती हो रही है, बताइए तो कैसे आपकी नियुक्तियां जा सकती हैं, मतलब कैसे आपकी नियुक्तियां बनी रह सकती हैं। वो तो किसी का फंडामेंटल राइट कर्टेल नहीं होना चाहिए। यदि उन्होंने बीएड वालों ने अपने फंडामेंटल राइट की आर्टिकल 14-16 की बात की कि हमारा जो है तो अधिकार है, हमारा जीने का, बहुत सारी चीज़ें बताई कि हमें नौकरी मिल गई है, तो उन्होंने कहा आपका फंडामेंटल राइट ठीक है, लेकिन बाकी फंडामेंटल राइट यदि किसी का वास्तव में, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, जो संविधान ने दिया आपको, तो सिर्फ अपॉइंटमेंट मिल गई, और अपॉइंटमेंट आपके अध्याधीन है, उस पर तो विचारणी है ऑलरेडी कोर्ट के। पर यदि किसी और व्यक्ति का फंडामेंटल राइट कर्टेल हो रहा है तो आपकी नियुक्तियाँ क्यों रहेंगी। और यहाँ पे जब उनको समझ में आ गया कुछ नहीं बचा, तो घड़ियाल जी खड़े होते हैं, कहते हैं वो आरटी एक्ट के तहत हुई है, आरटी एक्ट की जो रूल उसकी धारा 23 है उसके आधार पर हुआ है। अब विज्ञान सहाय जी को तो सब कुछ रटा हुआ है, बता देंगे कि आरटी एक्ट की धारा 23 क्या है, उसमें एनसीटी को पावर मिला है रूल बनाने का, वही चीज़ तो है आरटी एक्ट, वही चीज़ है एनसीटी, और वही आरटी एक्ट की धारा 21 फंडामेंटल राइट में सम्मिलित है, बच्चों के मौलिक अधिकार में सम्मिलित है, और बच्चों का मौलिक अधिकार कर्टेल हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है अपने जजमेंट में, इसमें जो डीएड वाले हैं उनके अधिकारों का हनन भी हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें आती है, क्योंकि हमारा सिर्फ प्राइमरी में हक है। और आपने सबने बहुत अच्छे से शायद सुनवाई को देखा है, और एक बार आप वीडियो को देखिएगा, कोशिश करिएगा वहाँ की जो वर्ड वगैरह है उनको और अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। इसके बाद जब डेट पर बात आती है तो आप देख लीजिए डेट में क्या होता है। अब ये है कि हम तो डूब ही रहे हैं, हो सके तो धीरे धीरे डूबें, है ना, धीरे धीरे डूबेंगे तो ठीक है, कम से कम अचानक से कोई इतने बड़े बड़े अंदर से उन्माद नहीं आएंगे। और हम साथ में उन बीएड के जो पक्षधर चैनल यूट्यूब हैं उनको बताना चाहता हूँ, कल के लिए बीएड वालों की जॉब जाती है तो वो आपको कोसेंगे, और आप जो गलत जानकारी देते हो, किसी बच्चे ने कोई गलत कदम उठाया आपकी गलत जानकारी की वजह से, तो आप रिस्पॉन्सिबल होगे, क्योंकि आप उनको सही जानकारी नहीं देते हो।
गलत चीज़ें लिखते हो, मैं सबके खिलाफ़ चुन चुन के FIR करवाऊँगा कि इन लोगों ने उकसाया था। देश के संविधान के खिलाफ़, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ़ गलत तथ्य प्रस्तुत कर करके इन लोगों को परेशान किया था। साथियों, इसके बाद डेट में आते हैं तो डेट में कल की जैसे ही नेक्स्ट डेट में लेना होता है और उपरा जी अड़ गए। 2 वीक मांगते हैं, 2 वीक में भी एक डेट फिक्स होती है। सर वो डेट नहीं, वो डेट में हमारा ऐसा है, ठीक है ना। इसके बाद वो सीधे कहते हैं 30 अक्टूबर दे दीजिए, 30 अक्टूबर दे दीजिए। अब 30 अक्टूबर को मामला ऐसा था कि वहाँ पे वर्किंग डेज की कमी थी आगे पीछे, इसलिए 2 नवंबर ले ली गई। बहुत बढ़िया है, हुआ जो हुआ। आप साथियों धैर्य रखिए, हम लोग तो धैर्यवान लोग हैं, हम लोगों ने बहुत झेला है ना। आप सब ने झेला है। कुछ साथी बाद में जुड़े हैं जो शुरू से नहीं जुड़े थे। जनवरी से जब से 595 केस लगा उस समय से हम लोगों ने इसको पूरी तरह से एक्टिव होकर काम किया। तो आप जो है तो सब लोग धैर्य रखिए, देखिए आप हमारा सहयोग करिए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, है ना। और आप हमारा सहयोग कर रहे हैं और धैर्य बना के भी सहयोग रखिए। और जो भी परिणाम होगा देखिए कोर्ट को डिसाइड करना है, इसमें हमारा आपका किसी का रोल नहीं है। हम आप अपने हिस्से की लड़ाई लड़ सकते हैं। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद।